नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। गुजरात विधानसभा से चौथी बार आतंक निरोधी बिल पास। फोन कॉल्स और पुलिस को दिए बयान को सबूत मानने समेत कई विवादित प्रावधान। विपक्ष का विरोध। बाबरी मस्जिद केस में लालकृष्ण आडवाणी समेत 19 लोगों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब। हाई कोर्ट की आपराधिक साजिश हटाने के फैसले को चुनौती। आम आदमी पार्टी में टूट संभव। 14 अप्रैल को बागी नेताओं की बैठक। पूर्व विधायक राजेश गर्ग का दावा, बीजेपी नेताओं के नाम पर फोन कराते थे अरविंद केजरीवाल। तंबाकू से कैंसर नहीं होने का बयान देकर फंसे बीजेपी सांसद। सरकार ने बयान से किया किनारा। विपक्ष ने की सिगरेट लॉबी से रिश्तों की जांच की मांग। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से 17 लोगों की मौत। झेलम का पानी घटने से हालात में अब थोड़ा सुधार। विपक्षी पार्टियों का राहत और बचाव कार्य में बदइल्जामी का आरोप। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। गुजरात विधानसभा ने विवादित आतंकवाद और संगठित अपराध निरोधक बिल को आज पारित कर दिया। पोटा कानून की तर्ज पर बने संशोधित विधेयक को चौथी बार विधानसभा से मंजूरी मिली है। कांग्रेस ने विधेयक के कई प्रावधानों का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले राष्ट्रपति गुजकोक विधेयक को 2 बार खारिज कर चुके हैं। आतंकवाद और संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लाए गए गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल को विधानसभा की मंजूरी मिल गई। विपक्ष ने विधेयक के कई प्रावधानों का भारी विरोध करते हुए वॉकआउट किया। गुजरात विधानसभा में पूर्ण बहुमत के चलते ये चौथा मौका है जब राज्य की बीजेपी सरकार ने इस विधेयक को पारित करा लिया। सरकार का कहना है कि आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए कड़ा कानून जरूरी है। गुजकोक में जो हमने प्रावधान रखे वो खास करके पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा सुविधा और सरलता प्राप्त हो, उसको काफी व्यापकता स्कोप मिले और पुलिस जो एविडेंस एकत्र करती है इसमें अभी जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है, टेक्नोलॉजी यूज की है, उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनके अगेंस्ट में कोर्ट में केस भी पुरवार कर सके। सरकार ने 12 साल पुराने गुजकोक विधेयक में इस बार मामूली बदलाव किए हैं, लेकिन इस विधेयक में पोटा और मकोका कानून की तर्ज पर कई प्रावधान बेहद कड़े हैं। मसलन इस कानून के तहत पकड़े गए आरोपी का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल के अधिकारी के सामने दिए बयान को बतौर सबूत कोर्ट में पेश किया जा सकता है। फोन पर हुई बातचीत को पुलिस रिकॉर्ड करके उसे बतौर सबूत कोर्ट में पेश कर सकती है। चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा को 90 से बढ़ाकर 180 दिन किया गया है, जबकि पुलिस रिमांड की अवधि 15 की जगह 30 दिन होगी। कांग्रेस ने इन प्रावधानों का तीखा विरोध किया है। कानून बनता है लॉ एंड ऑर्डर और आवाम के हित के लिए। अनफॉर्चुनेटली गुजरात में और इस देश में बीजेपी कानून को भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज करती है। हमने कहा कि दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गुजकोक के 3 सेक्शन हटाने को बोले हैं, तब आप ये नहीं कर रहे हो, ये अल्ट्रा वायरस होगा और हम इस पाप में साथ नहीं दे सकते। हमें हाउस छोड़ के निकलना पड़ा। हालांकि ये चौथा मौका है जब बहुमत की वजह से विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया है, लेकिन विवादित प्रावधानों के चलते ही 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने और 2008 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इसे खारिज कर दिया था, जबकि 2009 में तीसरी बार पारित ये विधेयक अभी तक राष्ट्रपति के पास लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस विधेयक के बारे में और बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ये विधेयक जरूरी क्यों है और जिसके प्रावधान है उसको लेकर आपत्तियां क्यों। हमारे साथ हैं वृंदा ग्रोवर, जो कि लॉयर हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। वृंदा, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। जिस तरीके से वृंदा इस बिल को मैं कहूँ कि एक बड़ा जो तबका है, मैं कहूँ कि जो कानून विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि ये इसमें जो कई सारे प्रावधान हैं वो बेहद खतरनाक हैं। आपकी नजर में वो ऐसे प्रावधान कौन से हैं और क्यों खतरनाक हैं? देखिए, इसमें बहुत से प्रावधान हैं जो बहुत खतरनाक है और ये केवल लोग अपने मनगढ़ंत ख्याल से नहीं बोल रहे। हमारा जो अनुभव रहा है टाडा कानून के साथ, पोटा कानून के साथ, वो स्पष्ट दिखाता है कि किस तरह लोगों की जो हक है
आज़ादी का हक है, झूठे केस में फंसाने का हक है, वो सब का खनन करते हैं। मसलन के तौर पे इसमें कौन से प्रावधान है कि जो बयान है अक्यूज्ड का, वो अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिकॉर्ड करे कन्फेशन के रूप में, तो वो अब केस में कोर्ट में एविडेंस की तरह पेश हो सकता है। हिंदुस्तान का जो कानून है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में स्पष्ट मनाही है कि कन्फेशन पुलिस अफसर के यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके पीछे ठोस कारण है कि क्यों कानून इतनी सख्त मनाही ये देता है, क्योंकि हमारे देश में पुलिस टॉर्चर बहुत एक गहरी बीमारी के रूप में है। हर केस में पुलिस कोशिश करती है कि इन्वेस्टिगेट क्या करे, सबूत क्या इकट्ठे करे। सबसे आसान रास्ता क्या है? टॉर्चर कीजिए और अक्यूज्ड के मुंह से एक कन्फेशन निकाल लीजिए कि वो खुद कह दे कि भाई मैंने तो ये गुनाह किया है, और आप उसी को एविडेंस के रूप में डाल के उसको सजा दिलवा दें। इसलिए इसको हटाया गया है क्योंकि टॉर्चर बहुत ज्यादा फैला हुआ है और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है हमारे देश में। दूसरा, रिमांड लेने की 15 दिन की अवधि होती है पुलिस के पास, और चार्जशीट फाइल करने की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत 90 दिन की अवधि मिलती है, ताकि किसी भी व्यक्ति की आजादी पर्सनल लिबर्टी जो है, फ्रीडम जो है, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही बहुमूल्य वैल्यू और राइट माना गया है। किसी भी व्यक्ति को आप जेल में सलाखों के पीछे नहीं रख सकते जब तक आपके पास उसके खिलाफ एक केस ना हो। यह कानून क्या कहता है? चार्जशीट 90 दिन छोड़कर आप 180 दिन लगा लीजिए चार्जशीट दाखिल करने में, और रिमांड केवल पहले 15 दिन नहीं बल्कि पूरे 30 दिन तक पुलिस मांग सकती है। ये सब बातों से टाडा और पोटा का अगर अनुभव हम अपनी आंखों के सामने रखें तो इनसे क्या परिणाम मिला था कि पुलिस, जिसकी वैसे ही बहुत कमजोर इन्वेस्टिगेशन है इस केस में, वो पूरी ढिलाई कर देती है, क्योंकि अब तो बहुत समय है, कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। कोर्ट भी आसानी से समय दे देगी ये देखकर कि हमने ये केस, ये वाला इतना सख्त कानून लगाया है तो ये बहुत खौफनाक, खतरनाक क्रिमिनल होगा, और अगर अंत में कोई सबूत नहीं हुआ तो 180 दिन के बाद वो रिहा हो जाएगा। तो उसके हकों का क्या होगा? एक जीवन को इस तरह नाश करने का कैसे अधिकार दिया जा सकता तो क्या है? कहा जाए, आखिर गुजरात में पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इतना खतरनाक है। 3 बार पहले पास हो चुका है, 2 बार राष्ट्रपति इसे वापस कर चुके हैं कुछ प्रावधानों को लेकर। इसके बाद यानी मैं कहूं कि बार बार अगर गुजरात इस तरह के प्रयास कर रहा है, वहां की विधानसभा इसे पास कर रही है, क्या मकसद है, क्या मोटिव देखता है, ऐसा क्यों? देखिए, ये बहुत हैरानी और परेशानी की बात है, क्योंकि जब किसी भी पार्टी के पास एक मेजॉरिटी होती है, एक ब्रूट मेजॉरिटी होती है, चाहे वो स्टेट में है और आज सेंटर में भी उसी पार्टी की है, उसका मतलब है कि आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। उसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस की जिम्मेदारी आप पर बढ़ गई है। उसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता, ना उसका इस तरह दुरुपयोग किया जा सकता है कि वो कानून जो 2 अलग अलग प्रेसिडेंट्स ने को लगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिंसिपल्स हैं और जो राइट्स हैं उससे तालमेल नहीं खाता, इसलिए वापस भेजा गया। आप दोबारा तीसरी बार तो वो पेंडिंग है, वो अपने आप में दिखाता है कि प्रेसिडेंट उसको एसेंट नहीं दे रहे हैं। चौथी बार एक ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करना, ये पूरी डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस और स्ट्रक्चर है उसका मजाक बना देना और लोगों के हितों के खिलाफ जाने की बात है। और वृंदा, क्या कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि इसमें जिस तरीके के क्लॉजेस रखे गए, ऑडियो रिकॉर्डिंग यानी कि फोन कॉल्स को एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना, और जैसे कि पहले कहा गया कि जो भी कन्फेशन होगा अगर वो पुलिस अधिकारी के सामने, उसे भी सबूत के तौर पर माना जाए, तो क्या इसे जो तमाम कानूनी प्रावधान हैं भारतीय, मैं कहूँ संविधान के मुताबिक, जिसमें कई सारे अधिकार दिए गए हैं, उनका अगर ये उल्लंघन करता तो अपने आप ये कानून या फिर ये जो विधेयक है ये इनवैलिड हो जाता है एक तरीके से? वो तो जब तक उसको चुनौती नहीं दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो वैलिड रहेगा अगर प्रेसिडेंट उसको एसेंट देते हैं। जहां तक इंटरसेप्शन की बात है, ये इंटरसेप्शन आज भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत बहुत हद तक अलाउड है, और वो किया जा सकता है
अगर उसका जो प्रोसीजर है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से सैंक्शन लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है उसको करने की, तो वो प्रावधान आज के कानून में है। यूएपीए का पूरे देश भर में लागू होता है। विशेषकर यहां पर क्यों एक अलग से ऐसा कानून बनाने की जरूरत पड़ रही है, पहले यह सवाल उठाना चाहिए। कानून केवल सरकार इसलिए नहीं बना सकती कि वो अपने आप को और अपने अंडर काम करने वाली पुलिस को बेपनाह ताकत और पावर दे। ये कानून बनाने का कोई रैशनल नहीं हो सकता। मैं यहां पे 2 उदाहरण लेना चाहूंगी। अक्षरधाम का जो अटैक हुआ था गुजरात में, वहां पर वो केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को देते हुए उस जजमेंट में कहा कि जितने मुसलमानों को इसमें डेथ सेंटेंस दिया गया है ट्रायल कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट से, वो सबको पुलिस ने झूठा फंसाया है और पुलिस ने पोटा के अंतर्गत उनको टॉर्चर करके उनसे कन्फेशंस ली हैं, उनको रिप्रोड्यूस किया गया है जजमेंट में। और कौन से पुलिस अफसरों ने ये टॉर्चर किया और कन्फेशंस ली और उसकी बुनियाद पे डेथ सेंटेंस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए वो सारे अक्यूज्ड को बरी करके अक्विट कर दिया। हम ये भी जानते हैं कि गुजरात में हाल ही में कुछ साल पहले जी वृंदा, एक आखिरी सवाल, जो बीजेपी के नेता हैं और गुजरात के कई नेताओं के आज बयान सुना था, उनका कहना है कि आतंकवाद से लड़ना कोई आम चुनौती नहीं है और क्योंकि वो लोग एक स्पेशल कैटेगरी में है और जिस तरीके से आतंकवाद को फैला रहे हैं उनसे निपटने के लिए हमें कुछ अलग तरह के कानूनों की जरूरत है और इसीलिए इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या आपको वाकई लगता है कि इस वक्त देश में जो कानून है उनसे हम आतंकवाद से नहीं निपट सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आतंकवाद से क्या कानून कभी भी निपट सकता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चर्चा रही है, केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे और भी कई मुल्कों में। तो वो एक बहस है जो होनी जरूरी है। ये कानून क्या करते हैं कि पुलिस को बहुत पावर दे देते हैं, कोर्ट्स इसका नाम देख के ही उतनी स्क्रूटिनी नहीं करते हैं। और टाडा और पोटा के अंतर्गत क्या देखा गया, गुजरात में टाडा में सबसे ज्यादा केस हुए, इसलिए नहीं कि उस वक्त गुजरात में सबसे ज्यादा 80 के दशक में गुजरात में सबसे ज्यादा आतंकवाद नहीं था। फार्मर्स मूवमेंट वालों को, ट्रेड यूनियन वालों को, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उन सब के ऊपर टाडा थोपा गया था। गलत इस्तेमाल होता रहा, पर उसका कोई असर नहीं पड़ा था। बार बार गलत इस्तेमाल हुआ और इसी कारण टाडा को पार्लियामेंट ने दोबारा रिन्यू नहीं किया और पोटा को भी नहीं किया, क्योंकि इतनी एविडेंस पार्लियामेंट के सामने थी और इतना लोगों में आक्रोश आया कि किस तरह इनोसेंट लोगों को बार बार फंसाया जा रहा है। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी कि जब चाहे वो राजीव गांधी के मर्डर का केस है, चाहे वो अजमल कसब का केस है, ये सब केसेस में कन्विक्शन हुई है, सेंटेंसिंग हुई है, उसमें कभी भी कोई टाडा पोटा एंटी टेरर स्पेशल लॉ का इस्तेमाल नहीं किया गया। वो ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत हुआ है। टेररिज्म से लड़ना और लोगों की सुरक्षा करना सरकार का बिल्कुल दायित्व भी है और ड्यूटी भी है, मगर ये कानून केवल इसलिए बनाए जाते हैं कि जिनके ऊपर वो लोग जो उनसे उनकी बात से मत नहीं खाएं, उनके ऊपर किस तरह स्टेट टेरर फैलाती है कानून के द्वारा। जी वृंदा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर तमाम तकनीकी पहलुओं को समझाने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम आपको ला रहे हैं जाफना में। श्रीलंका में दशकों तक चले गृह युद्ध का इलाका, अब कैसे हैं हालात, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जाफना अपनी एक नई पहचान बना रहा है। नए जाफना की नई कहानी सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को नोटिस भेजा है। उनसे आपराधिक साजिश का आरोप खत्म होने पर जवाब मांगा गया है। आडवाणी के अलावा 19 नेताओं और सीबीआई से भी कोर्ट ने 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। उस
लाल कृष्ण आडवाणी समेत 19 नेताओं पर आपराधिक साजिश का आरोप खत्म होने के बाद हाजी मकबूल अहमद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाजी मकबूल की दलील थी कि केंद्र में सरकार बदलने के बाद सीबीआई अपना रुख बदल सकती है। इसके बाद कोर्ट ने आडवाणी समेत 20 नेताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। साथ ही सीबीआई को भी 4 सप्ताह में अपना रुख बताना है। आज जब सेंट्रल में भाजपा सरकार आई, उस वक्त अब राजनाथ जी जो हैं गृह मंत्री हैं, सीबीआई उन्हीं के अंडर में काम करती है। फिर ये आवाज़ उठाई गई कि इनको इस केस से निकाल दिया जाए। बीजेपी ने इसे अदालती प्रक्रिया का हिस्सा बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने जांच की धीमी गति पर सवाल खड़े किए। कानूनी प्रक्रिया है और ये अदालत का मामला है और अदालत में अपना पक्ष है, ये लोग भी रख रहे हैं, पहले भी रखा है। The fact that the Supreme Court has found this lethargy on the part of the CBI investigative agency is very right, very appropriate, and the direction I hope things will move fast now. ये मामला 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने का है। मामले में आडवाणी के अलावा मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत 19 आरोपी हैं। सीबीआई ने आरोप पत्र में आपराधिक साजिश को भी जोड़ा था। विशेष अदालत ने आपराधिक साजिश को खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसे सही माना और इसके बाद सीबीआई ने साल 2010 में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। रविंद्र सिंह शिवराण, राज्यसभा टीवी। तंबाकू सेवन से जुड़े कानून पर बनी एक संसदीय समिति के अध्यक्ष दिलीप गांधी ने कहा है कि भारत में इस बात पर कोई रिसर्च नहीं हुई है कि तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। अधीनस्थ विधायन पर गठित समिति 2003 के तंबाकू उत्पाद अधिनियम की जांच कर रही है और दिलीप गांधी इस समिति के अध्यक्ष हैं। दिलीप गांधी के मुताबिक विदेशी रिसर्च के आधार पर भारत में नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता। समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि सिगरेट के डिब्बों पर जो तंबाकू विरोधी विज्ञापन आता है उसे फिलहाल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। विपक्षी दलों ने उनके इस बयान की आलोचना की है। एक सच्चाई है कि जो साइंस होता है, शास्त्र है, विज्ञान है, वो विज्ञान है। कैंसर और इसका संबंध बहुत स्पष्ट है। किसी की दूसरी राय भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली इसका फैसला हम तुम नहीं लेते, वैज्ञानिक लेते हैं। वैज्ञानिकों को उनका काम करने दो। One has to sort of do some research on the connections between BJP and the cigarette manufacturers and the gutka manufacturers. Then only you will find an answer. उधर केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की नई शराब नीति को जायज ठहराया है, जिसमें सिर्फ 5 सितारा होटलों में शराब परोसने को मंजूरी दी गई है। केरल सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। केरल में आंशिक शराबबंदी है और सिर्फ 5 सितारा होटलों या फिर स्टेट कॉरपोरेशन की दुकानों में ही शराब मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाने वालों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एक नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं का नाम लेकर अपने ही विधायकों को झूठे फोन करवाए। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने केजरीवाल पर दूसरा बड़ा खुलासा किया है। गर्ग के मुताबिक विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए अरविंद केजरीवाल ही बीजेपी नेताओं का नाम लेकर फर्जी फोन कॉल्स कराते थे। गर्ग ने कहा है कि उनके पास अरुण जेटली के नाम से 10 करोड़ के ऑफर का फोन आया था। तो मुझे जो अरविंद जी मुख्यमंत्री थे तो उनके जो पीए आज जो पी हैं वो भी पीए उस समय भी वही थे, मिस्टर विभव कुमार। उनका फोन आया सुबह सुबह, भाई साहब वो जो आपने कोई कंप्लेंट की थी क्या, वो जो 10 करोड़ रुपए की ऑफर के बारे में। हाँ की थी, बोला वो हमारे आदमी को बहुत पुलिस परेशान कर रही है, आप जरा उस मामले को परस्यू मत करना। ठीक है देखते। और उसके थोड़ी देर बाद ही संजय सिंह जी का फोन आया कि उस कंप्लेंट को विड्रॉ कर लो। हालांकि आम आदमी पार्टी नेता इस आरोप पर खुलकर कहने से बच रहे हैं। पहली बात तो राजेश गर्ग की बात को इतनी उनकी कोई विश्वसनीयता है ही नहीं। उनको टिकट नहीं दिया गया, वो तब से भटके हुए हैं। अब वो कह रहे हैं मेरे पास 1 साल पहले आते थे। अगर 1 साल पहले आए थे तो पहली बात तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर चुटकी ली है। इन षड्यंत्रों और साजिशों के माध्यम से ही वो षड्यंत्र साजिश चाहे अपोजिशन पार्टीज के लिए हो
वो साजिशें चाहे अपने दल के लिए, लोगों के लिए हो, और वही षड्यंत्र और धोखा चाहे दिल्ली की जनता के लिए हो। बड़े साफ गोई से उन्होंने, बड़ी सफाई से इन सब चीजों का प्रयोग किया है और अब धीरे धीरे जो सच है, धीरे धीरे जो खुलासा है, वो सामने हो रहा है। In fact, the party which claims to be a role model in every aspect, they are fighting a dirty internal fight and no one trusts the other. That is the situation within that party. So ultimately it is not that party which is affected, but the people of Delhi are being cheated. राजेश गर्ग ने इससे पहले भी केजरीवाल का ऑडियो टेप जारी किया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के 6 विधायकों को तोड़कर अपने साथ सरकार बनाने की बात कही थी। पार्टी ने बाद में इन आरोपों को मान भी लिया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के बागी नेता नई पार्टी बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए 14 अप्रैल को बैठक करेंगे। राज्यसभा टीवी से इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली से नाराज कार्यकर्ताओं को भी इसमें बुलाया गया है। हालांकि उन्होंने नई पार्टी को आखिरी विकल्प मानने से इनकार किया। वैकल्पिक राजनीति के नारे के साथ 2.5 साल पहले अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी क्या टूट के कागार पर है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 14 अप्रैल को पार्टी के नाराज नेता दिल्ली में एक बैठक करने जा रहे हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले गए प्रशांत भूषण ने राज्यसभा टीवी से इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब कुछ इसी तरह दिया। I certainly cannot work with people who think that winning at any cost is the objective of the party, winning by compromising our principles, winning by having this cult worship and a high command culture in the party. पिछले 1 महीने से आम आदमी पार्टी में आंतरिक कलह चरम पर है। पार्टी के एक खेमे की अगुवाई खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का दूसरा खेमा उन्हें हर तरह से चुनौती दे रहा है। प्रशांत भूषण का आरोप है कि केजरीवाल अपने सिद्धांतों से भटक गए हैं। Today the character of the Aam Aadmi Party or those who control the Aam Aadmi Party today, which has emerged, shows that all the original principles, the founding principles on the basis of which the party was formed, have been compromised. आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण का मानना है कि नई पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं की तरफ से पहल होनी चाहिए। 14 अप्रैल की बैठक में इसी पर विचार होगा कि सिद्धांतों की राजनीति को कैसे जिंदा रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारी कल से काम पर लौट आएंगे। वेतन मिलने के आश्वासन के बाद सफाई कर्मचारियों ने आज हड़ताल वापस ले ली। हालांकि भविष्य में उन्होंने इससे भी बड़ी हड़ताल की चेतावनी जरूर दी। पूर्वी दिल्ली में 7 दिनों से जमा कचरा बुधवार से साफ होने लगेगा। पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिलने के बाद कर्मचारी 25 मार्च से हड़ताल पर चले गए थे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आश्वासन के बाद मंगलवार शाम हड़ताल खत्म हो पाई। हालांकि कर्मचारी बाकी मांगे मनवाने के लिए दबाव बनाए हुए हैं और 2 अप्रैल को बैठक भी होने वाली है। हमने कर्मचारी को कह दिया कि अपने अपने कामों पर जाए, लेकिन 2 तारीख के बाद हो सकता है हम फिर दोबारा हड़ताल पर चले जाएं, क्योंकि हमें अभी लग रहा है कि हमारा डिपार्टमेंट हमें गुमराह कर रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पास फंड की कमी है। मेयर मीनाक्षी इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इस आरोप को खारिज कर रही है। इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, क्योंकि वो अगर हमारा हक दे देती है, जो हमारा हक बनता है, ग्लोबल शेयर है, जो हम लॉस में जब ट्राइफिकेशन हुआ 300 करोड़ का, वो नुकसान हमें भर दे, तो हम काफ़ी सब बदल जाते हैं। पूरे ईस्ट दिल्ली नगर निगम में आप सोच के देखिए कि 55 करोड़ रुपए सिर्फ सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए दिए जाते हैं। ये छोटा अमाउंट नहीं होता है। ये अगर 3 महीने के लिए वो लोग तनख्वाह नहीं दे पाए हैं तो बीजेपी को बताना चाहिए कि वो 165 करोड़ रुपए कहाँ खा गए नगर निगम की तनख्वाह, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह के। वेतन बढ़ाने के साथ ही कर्मचारी मेडिक्लेम और स्थायी नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। देश में स्वच्छता के लिए अलग जगाई जा रही है, वहीं राजधानी में कई सड़कें कूड़ेदान में तब्दील हैं। सत्ताधारियों का बंटवारा है और राजनीति के लिए इन कर्मचारियों की अनदेखी है। ऐसे में आम आदमी की राह में मुश्किलें हैं। कैमरामैन प्रशांतो कर्माकर के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
कश्मीर में आज मौसम में कुछ सुधार के बाद बाढ़ का खतरा कम हुआ है। झेलम नदी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन श्रीनगर के बड़गाम जिले में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 16 तक पहुंच गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में फिर से बारिश की आशंका जताई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर बदनिजामी के आरोप लगाए हैं। मंगलवार को बारिश थमने के बाद बाढ़ का खतरा कुछ कम हुआ है। झेलम नदी का जलस्तर भी घटा है, लेकिन राजधानी श्रीनगर के आसपास के इलाकों में पानी अभी भी जमा है। इस बीच बडगाम जिले के लेधान गांव में मकान गिरने से मरने वालों की तादाद 16 पहुंच गई है। 17 लोग हैं और 17 की डेथ हो गई है। तो अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो इस वक्त तक 4 की डेड बॉडी निकाली गई। इसमें एक बच्चा है और 3 लोग हैं जो बड़े इसमें हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें बचाव के काम में लगी हुई हैं, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। We have issued weather warning of heavy rainfall from 1st to 3rd, and thereafter weather will gradually improve. We are ready in full measure to take on any emergencies that might come. Plus, boats that we have in Kashmir have all been distributed almost down to the company operating bases so that they can respond as and when it is required. Likewise, we have got 25 medical teams ready at different places. राज्य में 7 महीने के बाद फिर से आई बाढ़ का मसला विधानसभा में भी उठा। विपक्ष ने सरकार पर बाढ़ से निपटने में बद इंतजामी के आरोप लगाए, लेकिन सरकार ने पुख्ता इंतजामों की बात कही है। हमें भी जरूरत है कि हम इसमें सतर्क रहें, होशियार रहें, एडमिनिस्ट्रेशन को और लोगों से भी हम यही तवक्का करते हैं कि वो इसमें मिलजुल के हाथ बटाएं एक दूसरे का और सरकार का। इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बाढ़ग्रस्त राज्य के दौरे के बाद प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। वहाँ पर जिस तरह से नुकसान हुआ है उसका पूरा आकलन करते हुए, वहाँ पर जो आवश्यकता है, ज़रूरत है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी से बात भी हुई। उनसे विस्तार में उन्होंने उस पूरे के पूरे वहाँ के स्थिति के बारे में जानकारी ली। केंद्र सरकार बाढ़ से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपए का ऐलान कर चुकी है और राज्य को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। पिछले साल सितंबर में आई बाढ़ से जम्मू और कश्मीर में लगभग 280 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्र प्रभार वाले केंद्रीय राज्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस मौके पर मंत्रियों ने अपने मंत्रालयों के कामकाज का ब्यौरा भी दिया। बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जाट छात्रों की आरक्षण की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर जाट छात्र अब ओबीसी के दायरे में आएंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही जाट आरक्षण को खत्म किया गया है। वाइस एडमिरल पी मुरुगेसन ने भारतीय नेवी के वाइस चीफ का पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुरुगेसन ने कहा कि नौसेना यमन से भारतीयों की वापसी के लिए जहाज भेजेगी। तमिलनाडु विधानसभा में आज डीएमके के 6 विधायकों को अगले सत्र में 10 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। इन सदस्यों पर पिछले महीने सदन में कथित रूप से गतिरोध पैदा करने का आरोप है। महाराष्ट्र के नागपुर सेंट्रल जेल से आज 5 कैदी फरार हो गए। फरार कैदियों में से 3 पर मकोका के तहत मुकदमा चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वित्त वर्ष 2015 के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 18 अंकों की गिरावट के साथ 27,958 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 1.3 अंकों की गिरावट के साथ 8,491 अंक पर बंद हुआ।